चलिए आज भारत के एक ऐसे खजाने की बात करते हैं जो सोने, चांदी या हीरों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। एक ऐसा खजाना जो हमारे घने जंगलों और वहां रहने वाले वन्य जीवन में छिपा हुआ है। तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब कोई कहता है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद सोना चांदी या फिर हीरे जवाहरात। क्या यही है? लेकिन असलियत में यह खजाना किसी तिजोरी में या किसी पुराने किले में बंद नहीं है। इसे ना तो गिना जा सकता है और ना ही इसका कोई वजन किया जा सकता है। ये खजाना मिलता है पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट में और एक बाघ की उन तेज शक्तिशाली आंखों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की। तो चलिए इस खजाने की गहराई में उतरते हैं। भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसका स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस सच में हैरान कर देने वाली है। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया की लगभग 8% स्पीशीज, मतलब करीब 16 लाख प्रजातियां अकेले भारत में पाई जाती हैं। और यही एक चीज भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक बनाती है। तो सवाल उठता है कि ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये जीवन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और यही वो पूरा इकोसिस्टम है जो हमें सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू। हमारा ये बेशकीमती खजाना आज एक बहुत बड़े खतरे में है, और इस खतरे का सबसे बड़ा सिंबल कौन है? हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत की बात करें, तो भारत के जंगलों में अंदाजा करीब 55,000 बाघ हुआ करते थे। सोच कर देखिए, एक जमाना था जब ये शानदार जानवर लगभग हर जगह घूमते थे। लेकिन फिर 1973 आते आते ये संख्या गिरकर सिर्फ 1827 रह गई। 55,000 से सीधे 1827। ये गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि इसने खतरे की घंटी बजा दी। तो सवाल वही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? बाघ इतनी तेजी से गायब क्यों हो रहे थे? इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहला, उनकी खाल और हड्डियों के व्यापार के लिए उनका अवैध शिकार। दूसरा, लगातार सिकुड़ते जंगल, मतलब उनके रहने का घर ही खत्म हो रहा था। फिर जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, उनकी संख्या भी कम हो रही थी। और इन सब के ऊपर था बढ़ती इंसानी आबादी का दबाव। जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को एक्शन में आना पड़ा। इस संकट को देखते हुए वन्य जीवों को बचाने के लिए बड़े लेवल पर कोशिशें शुरू की गईं। और इन कोशिशों में सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम था 1972 में पास हुआ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून भारत की कंजर्वेशन पॉलिसी की नींव बना। इस कानून के अंदर कई जरूरी चीजें की गईं, जैसे जो प्रजातियां खतरे में थीं, उनकी एक ऑफिशियल लिस्ट बनाई गई। इन जानवरों के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। उनके घर यानी जंगलों को लीगल प्रोटेक्शन दी गई। और हां, जानवरों से जुड़ी किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी गई। और फिर ठीक अगले साल 1973 में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, खासतौर पर बाघों को बचाने के लिए। नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये आज भी दुनिया के सबसे कामयाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। अच्छा, तो कंजर्वेशन के लिए सरकार ने जंगलों को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। आधे से ज्यादा जंगल तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए गए, मतलब ये सबसे वैल्यूएबल हैं कंजर्वेशन के लिए। फिर करीब 1/3 हिस्से को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया, ताकि इन्हें और खराब होने से बचाया जा सके। और जो बाकी बचे वो हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। लेकिन देखिए, कंजर्वेशन की ये कहानी सिर्फ सरकारी कानूनों और पॉलिसीज तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत ही जरूरी पहलू है, और वो हैं स्थानीय समुदाय। मतलब वो लोग जो सदियों से इन जंगलों के आसपास रहते आए हैं और असल में इनके असली रक्षक हैं। भारत में ना प्रकृति की पूजा करने की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। कई कम्युनिटीज तो जंगलों के कुछ हिस्सों को सेक्रेड ग्रोव्स या देवी देवताओं के वन मानती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। इन जगहों पर कोई पेड़ नहीं काटता, कोई शिकार नहीं करता, और इसी वजह से वहां कई रेयर स्पीशीज आज भी सुरक्षित हैं। इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल देखना है तो राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व को देखिए।
वहां के गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ लड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ही सहारा लिया और अपने जंगल को बचाने में कामयाब भी हुए। ये तस्वीरें खुद इस बात की गवाह हैं कि कैसे स्थानीय और आदिवासी समुदाय कंजर्वेशन में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। चाहे वो मिलकर पौधे लगाना हो या फिर जंगल के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना हो, उनका कंट्रीब्यूशन सच में प्राइसलेस है। और इसी पार्टनरशिप को एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर देने के लिए 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें होता क्या है कि लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, खास तौर पर उन जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए जो खराब हो चुके हैं। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ है, कंजर्वेशन जो है वो एक टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ सरकार की पॉलिसीज हैं तो दूसरी तरफ लोगों की, समुदायों की भागीदारी और हमारे जंगलों का भविष्य, इन दोनों के बीच सही तालमेल पर ही डिपेंड करता है। ये जो गहरा रिश्ता है ना इंसान और प्रकृति का, इसे एक लेप्चा लोकगीत की ये लाइनें बहुत खूबसूरती से बताती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। और आखिर में गौतम बुद्ध का ये विचार, ये हमें हमारे और प्रकृति के रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। शायद असली कंजर्वेशन की शुरुआत इसी एक एहसास से होती है कि हम इस धरती के, इस जीवन के विशाल चक्र के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं।